चलो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी ऐसा टॉपिक जो संख्याओं के नियम को बताता है या संख्याओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है। आप ऐसे परिभाषा देख सकते हैं, विभिन्न अंकों का प्रयोग करके संख्या बनाना और संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण की सुव्यवस्थित क्रमबद्धता को संख्या पद्धति कह सकते हैं। यानी इसको ओवरऑल कहा जाए तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसको संख्याओं का अध्ययन और संख्याओं के बारे में जानकारी रखना, संख्या किस प्रकार से लिखी जा सकती है, उसी को क्या कहा जाता है? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कहा जा सकता है। हेलो, चलो तो संख्याओं के अध्ययन, संख्याओं के बारे में जानकारी निकालना, संख्या किस प्रकार से लिखी जाती है, उसको ही क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति कहा जाता है। अब संख्याओं का पहले देखेंगे हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण। संख्या कौन कौन सी है उसको हम लोग देख ले एक बार। जब तक हम संख्याओं के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आगे के जितने भी टॉपिक है उनको नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं का मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। पहला है आपके सामने वास्तविक संख्याएं, दूसरा है आपके सामने काल्पनिक संख्याएं और तीसरा है आपके सामने मिश्रित संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है इसको भी हम लोग देखेंगे। वे संख्या जो ऋणात्मक यानी कह सकते हम लोग -1, पहले 0 लिख दिया है ना हमने, -1, -2, -3 मतलब 0 से पीछे तक जा रही है। इसके बाद 0 के बाद क्या 1 से +1 चलेगी या फिर +2 चलेगी, ऐसे ही चलती रहेगी, +3 तक चलती रहेगी, यानी अनंत तक जाएगी कि नहीं जाएगी। यानी वे संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक होती है वे क्या कहलाती है? आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। आया समझ में? आगे देखेंगे हम लोग काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक को इंग्लिश में बोला जाता है इमेजिन नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। तो अब देखेंगे इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर किस प्रकार से होता है? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर i लिखा है। i बराबर क्या है? -1। ऐसी संख्या जो केवल हम कल्पना कर सकते हैं कि ये संख्या हो सकती है लेकिन रियल में नहीं होती है और इसका हमको परीक्षाओं में काम नहीं है, लेकिन संख्या पद्धति पढ़ रहे तो थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है आप देखेंगे। ये माइनस क्या लिखा है? करणी -1 लिखा है। ठीक है, तो इसको कैसे दर्शाया जाता है? आई से दर्शाया जाता है और इसको क्या कहा जाता है? आयोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोटा कहा जाता है। इसके बाद अगली संख्या देखते हैं हम लोग। कौन सी संख्या है? मिश्रित संख्या है। अब मिश्रित संख्या क्या होती है? मिश्रित मतलब मिक्स संख्या, यानी जिसमें वास्तविक संख्या भी शामिल होगी, काल्पनिक संख्या भी शामिल होगी, उसी को क्या कहा जाता है? मिश्रित संख्या। देखो 5 क्या वास्तविक संख्या है क्या? और ये i क्या है? इमेजिनरी नंबर है क्या? तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? सम्मिश्रित संख्या या मिश्रित संख्या कह सकते हैं। तो संख्या कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक वास्तविक, काल्पनिक और सम्मिश्रित। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? जिसको हम दर्शा नहीं सकते हैं। मिश्रित संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जो वास्तविक संख्या भी शामिल होती है और काल्पनिक संख्या भी शामिल होती है। वास्तविक संख्या कौन सी शामिल होती है?
धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्या शामिल होती है, उसी को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। आगे बढ़े, अब हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे, हमारे को इसी को पढ़ना है, ठीक है। तो धीरे धीरे अब इसके अंदर प्रवेश करते हैं, वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है, क्या क्या होती है। आगे बढ़े, चलो। तो नोट तो नहीं करना है, पीडीएफ मिला होगा आपको। चलो अब देखेंगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स होती है, और दूसरी होती है डेसिमल यानी दशमलव संख्या, ठीक है। अब ये दो प्रकार की हो गई। अब दो प्रकार में हम इसको अलग से पढ़ेंगे, इसको भी अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण दोनों है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक पूर्णांक और एक दशमलव। अब पूर्णांक के अंदर जा रहे हैं हम लोग, पूर्णांकों को पहले देखते हैं, फिर दशमलव को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पूर्णांक में देखेंगे तो पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूर्ण अंक। और पूर्ण अंक की शुरुआत कहाँ से होती है, जीरो से शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पूर्णांक बोला, क्या बोला है, पूर्णांक। तो पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या शामिल होगी, ऋणात्मक, यानी ये देखो -1, -2, -3, -4, उल्टा लिख दिया मैंने, इसको ऐसे लिखना था हमको, -1, -2, -3, -4, ये क्या हो जाएगी आपकी, ऋणात्मक हो जाएगी। इसी प्रकार शून्य, ये भी क्या है आपका पूर्णांक संख्या के अंतर्गत रखी जाती है। अब जीरो के बाद 1, 2, 3 वाली संख्या स्टार्ट होती है। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जो ऋणात्मक हो और वो शून्य हो और प्लस धनात्मक हो, वो क्या कहलाती, आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। आया समझ में। संख्या कितने प्रकार की होती है, तीन, वास्तविक, अवास्तविक, मिश्रित। अब हमने वास्तविक संख्या देखा, तो वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है, एक होती है पूर्णांक, दूसरी होती है दशमलव या डेसिमल। पूर्णांक को देखा तो कितने प्रकार की हो सकती है, ऐसा कोई प्रकार नहीं है। यहाँ पर ऋणात्मक संख्या भी शामिल होगी, धनात्मक संख्या भी शामिल होगी, और क्या शामिल होगा, शून्य भी शामिल होगा, ठीक है। अब हम और अंदर प्रवेश करते हैं, किसके अंदर, पूर्णांक के अंतर्गत। मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो चलो अब पूर्णांक संख्या में क्या क्या होता है इसको देख लेते हैं। प्रश्न आएगा, क्या प्राकृत संख्या किसके अंतर्गत रखोगे, दशमलव या पूर्णांक के अंतर्गत, तो आप कहेंगे पूर्णांक के अंतर्गत। किस में रखोगे, पूर्णांक के अंतर्गत। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, वे संख्या जो जिनकी शुरुआत एक से होती है, किससे होती है, एक से होती है, वे क्या कहलाती है, आपकी प्राकृत संख्या कहलाती। यानी हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे करके करते अनंत तक जो भी संख्या जा रही है वे क्या कहलाती, आपकी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो पूर्णांक प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, एक से होती है, और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। क्या प्राकृत संख्या डेसिमल है या फिर पूर्णांक है, पूर्णांक है ना। तो प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, एक से होती है, लिखा है आपके पास पीडीएफ में मिला है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब देखते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में क्या हो जाता है, कुछ नहीं करना है, जो पूर्णांक संख्या थी आपकी प्राकृत संख्या थी, उसके पहले आप जीरो जोड़ दो। क्या जोड़ दो, जीरो जोड़ दो। तो पूर्णांक मतलब सारे अंक, संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, जीरो से होती है। तो जीरो से लेकर वे सारी संख्या जो अनंत तक जाती है वे क्या कहलाती है, आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, लेकिन धनात्मक होना चाहिए। कौन सी होना चाहिए, धनात्मक। तो इसको क्या कहोगे आप, प्राकृत संख्या। अरे चलो, तो ये क्या कहलाती है, आपकी पूर्ण संख्या। अब आपको एक और प्रश्न पूछ लेता हूं इसी पर आधारित। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है, एक, जीरो से, और प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से होती है, एक से, ठीक है। तो एक आपका प्राकृत संख्या के अंतर्गत जाएगा और जीरो कहां से जाएगा, पूर्णांक संख्या से, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब देखेंगे अभाज्य और भाज्य संख्या। ये सारी संख्या कौन सी पढ़ रहे हैं, पूर्णांक संख्या पढ़ रहे हैं ना, कौन सी, पूर्णांक।
तो अब हम भाज्य और अभाज्य को देखते हैं, यानी प्राइम नंबर किसको कहा जाता है इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? भाज्य संख्या। भाज्य यानी किसी से विभाजित होने वाली हो सकती ना। आप कहेंगे 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ऐसी, तो ये कौन सी संख्या है ये बोल रहा हूं मैं आपको, बता रहा हूं मैं। ये संख्या है, एक और लिख दूं तो ये कौन सी संख्या आपके पास? अरे कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। और इसके पहले जैसे ही जोड़ दिया तो 0 तो पूर्णांक संख्या हो गई। इसी में से भाज्य और अभाज्य संख्या निकलेगी, कहीं अलग से नहीं निकलेगी। ठीक है, तो जो आपकी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या है, क्या पूर्णांक संख्या होती है? पूर्णांक संख्या तो होती है, पूर्ण संख्या भी होती है और प्राकृत संख्या भी होती है। ठीक है, तो इन्हीं नंबरों में से हम क्या निकालेंगे? भाज्य और अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है पहले इसको देखते हैं। ये तो अभाज्य पे चले यार, कि अभाज्य को शुरुआत कर रहे हैं? चलो कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य यानी कोई मतलब भाग नहीं जा सकती या कट नहीं सकती, या फिर यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? रूढ़। क्या बोलेंगे? रूढ़ संख्या। ठीक है, भाज्य को ही, अभाज्य को ही क्या कहा जाता है? रूढ़ नंबर भी कहा जाता है, और इंग्लिश में बोला जाए तो इसको क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर। अब देखेंगे आप, एक अभाज्य है कि भाज्य है? अभाज्य। अच्छा, और भाज्य। तुम किस पे जा रहे हो पंकज? अभाज्य। चलो अभाज्य वाले कितने लोग हैं? ठीक है, और भाज्य वाले? और इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं वाले? नहीं, कोई नहीं है। चलो, तो आप इसको हम लोग देखते हैं। तो एक न तो भाज्य, न भाज्य, न ही अभाज्य। ये क्या है आपका? प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है ना। तो ये ना अभाज्य आएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सभाज्य में आ सकता, बिल्कुल आएगा। ठीक है, जिसका गुणनखंड केवल खुद ही हो। ठीक है, एक हो। तो आगे बढ़े, इसको समझ ले। अब अभाज्य संख्या को हम लोग देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है जिसके 2 गुणनखंड हो। कितने हो? 2 गुणनखंड। 2 से कम भी नहीं, 2 से ज्यादा भी नहीं। यानी एक क्यों नहीं आता, इसको हम लोग पहले देख लेते। एक में किसका किसका भाग जा सकता है? क्या स्वयं एक का जा सकता है क्या? इससे ज्यादा गुणनखंड नहीं है। लेकिन 2 को देखोगे आप तो 2 में किसका किसका भाग जा सकता है? एक का तो जाएगा ही जाएगा, और स्वयं 2 का भी चले जाएगा। इससे ज्यादा किसी का नहीं जाएगा। आप देखेंगे 3 में किसका किसका भाग जाएगा? 1 का जा सकता है और 3 का जाएगा, स्वयं 3 का जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जिसका स्वयं का भाग चले जाए और 1 का भाग चले जाए उसको क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो और अधिक से अधिक भी 2 गुणनखंड हो, वो क्या कहलाते हैं? आपके अभाज्य संख्या, यानी रूढ़ नंबर कहा जाता है या प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे आपके पास 5 है, 5 में किसका किसका पहाड़ा जाएगा? 1 का जाएगा, स्वयं का 5 जाएगा। इसी प्रकार 6 नहीं आएगा। 6 क्यों नहीं आएगा उसको भी हम देखेंगे। 7 क्या है? स्वयं 7 का जाएगा और 1 का जाएगा। 11 में भी स्वयं 11 का जाएगा और 1 का जाएगा। 13 में भी, 17 में भी और 19 में। इसी प्रकार जो आगे जितनी भी संख्या है, तो इसको कह सकते हम लोग, क्या बोलेंगे? ये अभाज्य संख्या, जहां पर कम से कम 2 गुणनखंड हो और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हो। न 2 से कम का होते हैं, न ही 2 से ज्यादा होते, उसको क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो प्राइम नंबर कहा जाता है। आगे बढ़े, आया समझ में? अब भाज्य संख्या को हम लोग देखते हैं। तो भाज्य संख्या क्या बोला जा रहा है? भाज्य का एक और नाम क्या है? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, और देखोगे इसका मतलब क्या है? इसकी परिभाषा, जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करते हैं तो कौन सी है? 4। प्रश्न आएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो आप कहेंगे 4, भाज्य संख्या। और सबसे छोटी
अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। 2 के से छोटी कोई हो ही नहीं सकती ना। हेलो, हाँ वो बोल दिए क्या उनको? ठीक ठीक, चलो। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब 4 भाज्य संख्या क्यों है इसको देखते हैं। परिभाषा क्या बोला है? जिसके कम से कम 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो या गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है? आपकी भाज्य संख्या। जैसे 4 में किसका भाग जा सकता है? 1 का जा सकता है, 2 का भी जा सकता है और स्वयं 4 का भी जा सकता है। इसी प्रकार आपने लिया 6, 6 भी क्या है? 1 से जाएगा, 3 से जाएगा और 2 से भी जाएगा। कितने फैक्टर हो गए इसके? 4 फैक्टर हो गए। 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। और अभाज्य में क्या होता है? 2 या 2 से कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, केवल 2 ही फैक्टर होना चाहिए। तो ये आपका अभाज्य और भाज्य में समझ में आया। मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और बड़ी से बड़ी अनंत तक जा सकती। इसी प्रकार सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, जो कि इससे अनंत तक जाती रहती है। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या, जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। आया समझ में? आगे जाए हम। चलो, अब थोड़ा सा एक प्रश्न आएगा आपके सामने, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 1 से 50 से लेकर 51 से लेकर 100 तक कितनी होती है? और आपको पूछा जाएगा 101 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्या कितनी है? ऐसा पूछा जा सकता है। पता है क्या? नहीं पता है? चलो, तो ये नोट कर लो, इतना याद करना नहीं हमको। यहां तक कितनी होती है? 15 होती है। यहां कितनी होती है? 10 होती है। और यहां होती है आपके सामने 21 होती है। कितनी होती है? 21। तो 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। 51 से लेकर 100 तक कितनी होती है? 10 होती है। और 101 से लेकर यदि 200 तक पूछा जाए तो 21 अभाज्य संख्या होती है। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्या। और 200 तक पूछ लेते 21, जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा? 46 होगा कि नहीं होगा? तो आप ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, हाँ फिर दिक्कत आएगी, इसलिए याद रख लो, निकालना नहीं हमको, इतना याद रखना है ना। और आपको पूछ लेगा सीधा 73 भाज्य कि अभाज्य? अभाज्य है ना। तो देखो, हाँ, हम इतना निकालेंगे, 100 तक गिनती देखेंगे तो इतना याद ही कर ले। 1 से लेकर 50 तक 15 होती है, 51 से लेकर 100 तक 10 होती है, और 101 से लेकर 200 तक पूछा जाए तो 21 होती है। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है? 25 होती है, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बढ़े अब। तो जिसके 2 गुणनखंड हो अभाज्य की भाज्य, हाँ, और जिसके 2 या 3 या 3 से अधिक हो भाज्य। ठीक है, और 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य होती है, और 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य होती है। 51 से लेकर 100 तक 10 होती है, और 101 से लेकर 200 तक 21 होती है। टोटल इस प्रकार से 46 अभाज्य संख्या होती है। 200 तक पूछ सकता है। आगे बढ़े, चलो। अब आपके पास क्या आया है? सह अभाज्य संख्या। इसका मतलब क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर।
चलो अब देखते हैं ऐसी संख्या जिसमें केवल और केवल स्वयं का भाग जाए या फिर एक का जाए। देखोगे आप यहाँ पर स्वयं का ही जाएगा, किसी और से नहीं कटेगी। 4 और 6 ये अभाज्य या भाज्य है? क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखोगे तो ये आपका 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, लेकिन जो 1 और 3 है ये किससे कटेंगे? स्वयं से। इसमें 1 में भी किसका पहाड़ आ जाएगा? एक ही का। 3 में भी 3 का ही जाएगा। इसी प्रकार 12 और 13 जो किसी से नहीं कटे, मतलब ऐसी संख्या जो किसी से नहीं कटती है, स्वयं से ही कटती है, तो क्या कहलाती है? सअभाज्य संख्या। 12 और 13 इनको यदि काटोगे किसी एक संख्या से तो कटेगी क्या? नहीं कट रही ना। अरे 13 कहाँ कट रहा है? मतलब किसी एक संख्या से काटना है आपको, दोनों को नहीं काट पा रहे। इसी प्रकार देखो 4 और 6 को तो काट दोगे आप, 2 से काट दोगे, 2 बार जाएगा, 2 से काटोगे तो 3 बार जाएगा, है ना। लेकिन ये जो 12 है केवल 12 से ही कटेगी और 13 है 13 से ही कटेगा, और इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। इसी प्रकार आप देखें 49 और 29 अभाज्य की भाज्य कि सअभाज्य? पूछा क्या? सअभाज्य। तो ये आपकी 49 और 29 किसी से नहीं कटेगा, किसी एक संख्या से नहीं कटता है, नहीं कटेगा ना। किससे काटोगे? 49 से 7 से काटने भिड़े, 29 को नहीं काट पाओगे 7 से। इसी प्रकार मैंने बोल दिया 2 और 7 अभाज्य सअभाज्य है कि नहीं है? क्यों है? और 3 और 9 क्या है? सअभाज्य है कि नहीं? नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कट जाएगा, है ना। जो कट जाए वो सअभाज्य नहीं होती है, और जो नहीं कटती है वो क्या कहलाती है? आपकी सअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, नोट कर लो आप, है ना। तो होगा आपके पास सीट में ये। तो आगे बढ़े फिर। तो संख्याओं का अध्ययन करा हमने थोड़ा बहुत, आगे धीरे धीरे बढ़े। चलो अब देख लेते हम लोग दशमलव को। ये आपके कौन से संख्या समाप्त हुई? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक में क्या क्या देखा आपने? प्राकृत संख्या है, उतारना, इसकी सीट होगी आपके पास, आग करना है। 3/4 75 ही होता है। प्रतिशत में बताया था मैंने, बताया था ना। 3/4 का मतलब कितना होता है? क्यों? क्योंकि 100 के कितने हिस्से कर रहे? 4, तीसरे हिस्से की बात की जा रही। 1/2 100 के कितने हिस्से कर दिए? 2, और दूसरे हिस्से की एक हिस्से की बात की जा रही। ठीक है, इसी प्रकार 1/3 लिखा तो भी आ जाएगा, लेकिन 1/3 इधर नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो अब देखेंगे हम लोग दशमलव संख्या। अभी तक हमने वास्तविक संख्या में देखा, पूर्णांक संख्या देखा। पूर्णांक संख्या में क्या क्या देखा? प्राकृत संख्या, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। आपके बाद भाज्य संख्या का बोला, क्या बोला भाज्य संख्या का? जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो, भाज्य संख्या होती है। जिसके कम से कम 2, अधिक से अधिक 2 फैक्टर हो, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर पढ़ा हमने। को प्राइम नंबर में क्या था आपके पास? जो केवल खुद से ही कटती है या 1 से कट सकती है, वो क्या कहलाती है? आपकी सह प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग दशमलव। दशमलव यानी डेसिमल, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दशमलव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक हो जाता है शांत दशमलव और एक हो जाता है अशांत दशमलव। शांत मतलब क्या हो जाता है? जिसका अंत हो जाए, मतलब एक निश्चित स्थान पर जाकर समाप्त हो जाए, वो क्या कहलाता है? शांत, यानी अंत बोला। अशांत मतलब किसी भी संख्या को आप काटते हो और अनंत तक जाती है, संख्या समाप्त नहीं होती, वे क्या कहलाते हैं? आपका अशांत दशमलव, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी अनंत तक जाता है, उसको अशांत दशमलव कहा जाता है। शांत दशमलव का उदाहरण देखेंगे तो आप किसी भी संख्या को 1/2 में लिखा, मैंने कितना लिखा? 1/2 लिखा, ये लिखा है, और इसको काटोगे तो क्या आएगा? 0.5 आएगा कि नहीं आएगा? इसके आगे कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना, समाप्त हो गया।
इसी प्रकार आप देखोगे 3/4 लिखा मैंने, कितना लिखा 3/4। जैसे इसको लिखोगे तो आप कितना आएगा 0.75 आएगा कि 75 के बाद कुछ जाएगा नहीं जाएगा ना, ये समाप्त हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग शांत दशमलव। अब अशांत दशमलव, अशांत मतलब शांत ही नहीं, वो खत्म नहीं होगा, अनंत तक जाएगा। तो ये भी कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार का। एक रिपीटिंग होता है मतलब दोहराने वाली अशांत दशमलव, मतलब निश्चित संख्या के बाद वापस उसी का रिपीट होता है। जैसे देखा आपने 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 ऐसा चलता रहे, उसको क्या कहा जाएगा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके देखो आप यहाँ पर 3 के बाद फिर 3 दोहराना, इसी प्रकार ऐसे चलता रहेगा, एक एक भी चलता रह सकता ना, इसको क्या कहा जाता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी प्रकार अब नॉन रिपीट मतलब रिपीट नहीं होगा। जैसे ये लिखा 2.345 फिर क्या लिखा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चलता रहेगा, तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। तो 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो दशमलव कितने प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार का। जहां रिपीट हो उसको क्या कहा जाता है रिपीटिंग, और रिपीट नहीं होता उसको नॉन रिपीटिंग कहा जाता है। आया समझ में, आगे बढ़े फिर चलो अब परिमेय संख्या को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। परिमेय संख्या क्या होती है? बटे में लिख सकते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में या अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है परिमेय संख्या। चलो हल करें, आ जाओ। परिमेय संख्या को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। वे संख्या जिसको हम अंश बटा हर के फॉर्म में या हर के इक्वेशन में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे 7/3 ये क्या है परिमेय संख्या, 3/2 ये भी क्या है परिमेय संख्या। मतलब जो बटे में जिस संख्या को लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिखना, हर में कभी शून्य नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? शून्य नहीं आता है ना, हर में कभी भी लिख देता है यहाँ पर शून्य का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। सब हम एक एक इस पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कभी भी शून्य नहीं आ सकता, यहाँ भी कभी शून्य नहीं आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आ सकता है। उसी को क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है पंकज भैया। आगे बढ़े फिर, इसके बाद अपरिमेय संख्या भी देखेंगे हम लोग। नोट करना चाहो तो कर सकते हो। चलो चलो अब देखेंगे हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब क्या है? अंश बटे हर में नहीं लिख सकते या P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे मैंने लिखा कर्ण 3, इसका मान कितना होता है कोई बता सकता है? 17, इसका बता रहा, इसका कर्ण 3 का मान होता है 17 32 और 14 14 है ना। चलो 17 32 ये क्या है आपका कर्ण 3 का मान होता है। इसको यदि आप कर्ण 3 देखा आपने, इसके बाद भी आगे कुछ न कुछ संख्या आती जाएगी। इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर कर्ण 2, इसको बाहर निकाला तो कितना आएगा
ऐसे आएगा, कितना आएगा 1.14 इसका मान होता है करनी 2 का। ठीक है, इसी प्रकार पाई का मान कितना होता है 22/7। तो ये फिक्स मान है क्या, नहीं है ना, ये इसका लगभग माना जाता है। तो प्रश्न आएगा आपका जो पाई है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या। करणी 3 परिमेय संख्या या अपरिमेय, तो अपरिमेय। करणी 2 अपरिमेय या परिमेय, अपरिमेय। तो जिसका इस प्रकार से जो अनंत तक जाता है वह क्या कहलाते हैं आपके अपरिमेय संख्या, और जो समाप्त हो जाते हैं यानी एक निश्चित दशमलव आपने बटे में लिखा किसी भी संख्या को और कट के वहीं समाप्त हो जाती, उसको परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर पिछला प्रश्न था अपना ये वाला दशमलव वाला, तो ये वाली संख्या खत्म हो जाती कि नहीं हो जाती, P/Q के फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है आपकी परिमेय संख्या, क्या कहलाती है परिमेय। जो 1/2, 3/4, 1/3 कितना भी लिख सकते हैं वो सारी परिमेय संख्या होती है। और ये वाली भी क्या होती है आपकी परिमेय संख्या, क्या होती है परिमेय संख्या। और ये वाली परिमेय नहीं होती, ये कौन सी होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो अब ये बात समझ में आ गई, तो इसको नोट करना चाहो तो कर लो। ये वाली परिमेय संख्या होती है, ये भी परिमेय, लेकिन ये वाली अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक है, सर का हेडफोन अच्छा है। चलो तो मिटा दूं। अब आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कहाँ से, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपने नंबरों का ज्ञान पूरा अर्पण कर लिया। ठीक है, मान लूं मैं प्राकृत संख्या कौन सी होती है 1 से, पूर्ण संख्या और क्या चाहिए, सब तो आ गया आपको। चलो अब देखते हैं हम लोग इकाई अंक। क्या देखेंगे इकाई अंक, यानी यूनिट डिजिट। क्या निकाला जाता है यूनिट डिजिट। आपको प्रश्न आएगा 13 और 12 का इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा इकाई अंक पूछेगा। तेरह गुणित 12 का इकाई अंक क्या होगा, ऐसे प्रश्न अब से आएंगे। ठीक है, तो इकाई अंक यानी हम लोग जब संख्या देखते हैं, ये मैंने लिखा 1 2 3 4 5। आपने सुना होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये हम करते थे। तो ये पूछा क्या है आपको इकाई अंक। इकाई अंक क्या ये आखिरी वाला होता कि नहीं होता। तो यहाँ भी क्या पूछा जा रहा है 13 गुणित 12 का इकाई अंक क्या है, यानी यूनिट डिजिट पूछा है। क्या पूछा है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब आखिरी का, इकाई अंक आखिरी का होता है। ठीक है, तो आपको इससे इसका गुणा करोगे कितना आएगा 156 आएगा क्या। लेकिन इकाई अंक मतलब क्या पूछा आपसे, इकाई अंक 156 में कौन सा है 6 है, तो इसका आंसर 6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। लेकिन हमको क्या करना है, इस संख्या से भी कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं, इसका गुणा कर दो, 3 दूनी 6 आ रहा क्या, आ गया आंसर। तो इकाई अंक किसको बोलोगे। इसी प्रकार में 11, इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो आपको किससे मतलब है, इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। 3 दूनी 6, 6 काम 6 आएगा। इसी प्रकार मैंने लिख दिया यहाँ पर 10। अब इकाई अंक क्या आएगा पक्का। अब देखो यहाँ पर 1 आया ना, ये 6 आया। अब 6 का 0 में गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा ना, इस प्रकार से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूं, यहाँ 9 लिख दूं, 9 नहीं लिखता यहाँ पर, अभी ये दोहाई अंक चल रही ना। आप देखोगे 13 लिख देता,
17 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, आंसर कितना आएगा? जो जीरो से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा ना, वो वाला डायलॉग है। क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? जीरो। यहाँ इकाई अंक भले 3 है, 3 का जीरो में करोगे तो जीरो आएगा, फिर जीरो आया, 17 में कर लो, 100 में कर लो। जब हमको जीरो मिल गया तो यहाँ से किसी की औकात नहीं की आगे दूसरा आंसर बदला दे। ठीक है, तो आया समझ में? तो जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा तो जीरो बोलता है, जो जीरो से टकराएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे हम? आखिरी की अंक संख्या से निकालेंगे। ठीक है, अब इससे संबंधित मैं प्रश्न आपको करवाना स्टार्ट करता हूं। यहाँ से बेसिक लगभग समाप्त तो हो रहा है जो नंबर सिस्टम का। अब जो प्रश्न आएंगे आपके स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का बेसिक समझ में आ गया पूरा? किसी प्रकार का डाउट तो नहीं है? चलो प्रश्न देता हूं आपके सामने। एक यूनिट डिजिट पे आधारित है ना, इकाई अंक से आएंगे सारे प्रश्न। आज पीडीएफ नहीं बना पाया मैं। 217 गुणित 313 156 कितना आएगा इसका इकाई? कैसे? वेरी गुड, तो यही पकड़ना था हमको, इधर गुणा करना ही नहीं है। जीरो देखा मतलब खत्म काम। ठीक है, तो आप इकाई अंक निकाल लोगे। यदि मैं यहाँ पर 5 लिख दूं तब तो क्या आएगा? कैसे जीरो आएगा? इधर नहीं करोगे क्या? चलो, तो यहाँ पर सीधा देखा हमने, 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा होता है तो हमेशा इकाई अंक जीरो आता है। यदि विषम संख्या से करोगे, यानी यहाँ पर लिख दिया मैंने, कितना लिख दिया? 153 लिख दिया, तब इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा। 5 3 15, 5 आ गया। और 5 में फिर करोगे तो भी कितना आएगा? 5 ही आएगा। और फिर 5 में गुणा करोगे तो आपका इकाई अंक 5 आएगा। इस प्रश्न का क्या है? 5 है। कैसे करते? यदि इस तरीके से नहीं करना तो आपको यहाँ देखोगे, यहाँ कितना इकाई अंक? 7 3 3 और 5। तो पहले इधर गुणा कर दो, कितना आएगा? 7 3 21 का 1 लिखो, कितना लिखो? 1। अब इस 3 में किसका गुणा होगा? इसका। 3 एकम 3। ठीक है, अब किस में होगा? इसमें होगा। 3 3 अरे सॉरी 5 3 15 हो जाएगा। तो 15 आएगा, तो हमको किससे मतलब? केवल आखिरी के 5 से मतलब है। ठीक है, आगे जितनी भी संख्या लिखी है उसको हटाते जाना है, केवल आपको आखिरी अंक से मतलब होगा। तो 217 गुणित 313 गुणित 153 गुणित 335 गुणा करोगे तो पता नहीं आंसर कब आएगा। हमको पूछा क्या? इकाई अंक। तो आखिरी की संख्या से आप मतलब रखेंगे और गुणा करते जाओगे। यहाँ कुछ संख्या रही होगी लेकिन हमको उससे नहीं मतलब, हमको क्या पूछा था? इकाई अंक। तो इकाई अंक हमने निकाल लिया। आया समझ में? और प्रश्न दूं? नोट करना है क्या? प्रश्न नोट करना है? चलो मैं आपको और प्रश्न देता हूं। लिखेंगे 81 गुणित 82, ऐसा नहीं, प्रथम 111 प्रश्न लिखेंगे। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? एक आएगा। चलो चलो, क्या बोला था? मिटा दो ये। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के
इसका फार्मूला होता है आपके पास n, n प्लस 1 अपॉन में क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, ठीक है। यानी टोटल नंबर और टोटल नंबर का गुणा करेंगे एक प्लस करके और बटे में 2 का भाग देते हैं, तो क्या आ जाता है हमको किसी भी संख्या का योग का। अब आपको क्या बोला पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है 0 से होती है, यानी यहां से 1 2 3 ऐसे चलती गई होगी 111 10 तक जाएंगे। गलती करी आप लोगों ने, 110 तक जाएगा। क्यों 110 तक जाएगा, इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास केवल कितना है 0 शामिल हो चुका है। पूर्ण संख्या बोला, यदि यहाँ पर प्राकृत संख्या लिखते तब आप 1 से शुरुआत करते, लेकिन पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है, इसीलिए हम लोग क्या मानेंगे 110। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास 110 होगी कि नहीं होगी, 0 का कोई मतलब है क्या, नहीं है, लेकिन टोटल संख्या कितनी है 110। गुणा का निशान है क्या, गुणा कर दिया, 110 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा, बटे में क्या कर दूं मैं 2 का भाग दे दूं तो मुझे मिल जाएगा ये कितनी बार जाएगा 55 बार, और 5 का गुणा 1 बार करोगे तो कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, यानी इकाई अंक कितना आएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है। आया समझ में, ऐसे किया जाता है ना, कभी भी ध्यान देना इन शब्दों का। तो ऐसे प्राकृत संख्या से भी पूछा जा सकता है, कोई सी भी संख्या से आ सकता है प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और प्रश्न देता हूं। मिटा दूं, नोट कर लिया ना आप लोगों ने, ये सारे प्रश्न है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आते हैं कि चलो 81 चल जा रहा भाई, इसको हटाना पड़ेगा एक बार है ना, फिर से बोर्ड लेना पड़ेगा। चलो अब आ जाएगा 81 82 83 84 गुणित ... 89 का इकाई अंक क्या होगा। वेरी गुड, बाकी लोग भी कोशिश करें। 0 0 के अलावा किसी का कुछ आया क्या, और किसी का कुछ नहीं आया, ऐसा है कि नहीं 0 भी नहीं आया हो, आपका आ गया नहीं आया। चलो चलो हल करें। आपने सब करा होगा, पूरे जोड़ दिए होंगे ना 81 तक, 81 से 90 तक लिखी होगी संख्या, लिखी कि नहीं लिखी, और कुछ ने ऐसा भी किया होगा मेरे जैसे, जैसे मैं मक्कारी कर रहा हूँ 81 गुणित 82 गुणित 83 गुणित 84 गुणित 85 गुणित 86। हीरो मिल गया अपनों को इस पिक्चर का, ठीक है। 86 लिखना था ना। अब इसका गुणा होगा सबसे पहले, आगे जो भी होगा 87 भी लिखेंगे 88 भी लिखेंगे, लेकिन ये 6 पंजे 30 होता कि नहीं होता, 0 यही मिल गया, आगे किसी में गुणा करने से कोई मतलब है क्या, नहीं मतलब, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, पर्वत जी आया आपको, हाँ आपको नहीं आया। 89 तक देखो, यहाँ क्या आएगा 87 आएगा, यहाँ 88 आएगा, यहाँ 89। शुरुआत से करके बता देता, 2 एकम 2, 2 का गुणा इसमें करेंगे 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, कितना आएगा 4, इसमें करोगे तो कितना आएगा 5 चौक 20, 0 यहाँ आ गया। अब 0 का गुणा 5 में करोगे तो भी 0 आएगा, 0 0 0 0 खत्म, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। आया समझ में। तो 5 से जो भी टकराएगा,
यदि सम है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, फिर नोट करना तो कर सकते हो। तो जो भी सम संख्या का यदि 5 से गुणा होगा तो हमेशा इकाई अंक 0 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस पर आधारित अगला प्रश्न। मिटा दूं? हेलो, राउटर अंदर वाले में लगा दो। हाँ, हाँ, आरो और वो एक और रूम है ना उसके बीच में कोने में, मतलब एक अंदर अंदर वाला रूम है। कितना आएगा? मेरी इतनी मेहनत को आप लोगों ने चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी विषम है, इधर भी विषम है, तो 5 का गुणा किसी भी विषम में कर लो, आंसर कितना आना है? 5 ही आना है। तो देखो यहाँ पर पने सते 35, 5 मिला, फिर यहाँ करा 5 3 15 का 5, फिर 5 3 15, 5 5 3 15, इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा। आया समझ में? आगे बढ़े, फिर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलो अब आपके इस पर आधारित और प्रश्न है, नोट करना नहीं था क्या? चलो क्वेश्चन बने हुए रहे तो अच्छा लगता है, क्यों? लिखते तो मजा नहीं आता टाइम। चलो कभी कभी आपके पास ऐसे प्रश्न भी, इकाई अंक सही है ना? बता सकते हो कोई? ठीक है, चलो अब कुछ लोग ऐसे तो नहीं कर रहे, 252 गुणित 85 ऐसे करके देखते तो भी आंसर आएगा। 0 आ गया, आया ना? ये इकाई अंक है, ऐसा नहीं है, है ना? मतलब 252 की घात कितनी है? 85 है, यानी 252 गुणित 252 गुणित 252 गुणित ऐसे करके कितनी बार लिखना है? 85 बार लिखना है। तो ये 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 16 का 6, 6 दूनी 12, ऐसा चलता रहेगा। और मतलब इतनी देर जाएंगे तब तक तो हम भूल जाएंगे आगे पीछे वाला, है ना? तो इसको करने का तरीका एक है, आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी ऐसे प्रश्न आए तो जितनी भी घात दी गए उसमें किसका भाग दोगे आप? 4 का। किसका भाग दोगे? 4 का। और जो रिमेनिंग यानी शेषफल आता है उसी को आखिरी अंक का घात लगा दोगे। क्या करना है? पहले तो आपको ट्रिक देखना, क्या है ट्रिक इसकी? जो भी आपके पास घात दी गई हो, घात में क्या करोगे? 4 का भाग देना है, और जो शेषफल आता है आएगा लिखा ना,
उसे ही क्या बनाना है, घात बनाना है। क्या बनाना है, घात बनाना है। ठीक है, चलो देखिए अब कितनी घात है आपके पास, 85। किसका भाग देना है, 4 का। कितनी बार जाएगा, 4 धाम 40, 4 धाम 40, 80 तक पहुंच गए। 4 एकम 4, यानी कितनी घात बच रही, एक बच रही है। एक ही घात बच रही है ना आपके पास। नहीं आता तो 4 का ऐसे कर लो, 4 दूनी 8, 2 बार गया, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, ऊपर से 5 उतारा, 4 एकम 4। तो ये आपका कितनी बार गया, 21 बार गया। इधर कितना शेष पद बच रहा है, 1, वही घात लगा देंगे। कितनी घात लगेगी, 1। इकाई अंक पूछा तो इकाई अंक यहाँ कौन है अपने पास, 2 है, तो 2 की घात कितनी होगी, 1। 2 की घात 1 मतलब 2 एकम 2, यानी इकाई अंक क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, चलो ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 की घात 9 लिख लीजिए आप, इसका इकाई अंक क्या आएगा। क्या 2 ही आएगा, क्यों, क्योंकि देखो इसमें 4 का भाग दोगे तो कितना चले जाएगा, 8 चले जाएगा, बचेगा कितना, 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 यानी 2 आएगा। आया समझ में, हाँ। यदि देखो 2 घात बचती तो क्या करते, 2 दूनी 4, इकाई अंक क्या आता, 4 आता है। ठीक है, चलो अब हम लोग ये कैसे होता, क्यों होता, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। नोट कर लिया आप लोगों ने, चलो ये होता कैसे है इसको भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इस पर, है ना। चलो 2 की घात मैंने कितने लिखी, 1 लिखी, तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 की घात मैंने 2 लिख दी तो कितना आएगा, 4। 2 की घात 3 लिख दी, कितना आएगा, 8। दो का क्यूब कितना होता है, 8 होता है ना। चलो तो कितना आएगा, 16 आएगा क्या, आगे बताते जाओ, पक्का लिख लो, ज्यादा बार तो 32 आएगा। ठीक है, और ये 2 की घात 64 और 2 की घात 128 ही होगा ना। 64 2 की घात 8 कितना हो जाएगा, है 256। इसी प्रकार 2 की घात 9 कितना आएगा, 56 512। ठीक, आगे देखें 3 की घात 81। पक्का, चलो आगे क्या आएगा, करो, पढ़ा ही नहीं आ रहा क्या, ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे ऐसे करके ला सकते हो, 247। ठीक है, सॉरी है 43। अब देखोगे आप यहाँ पर 2 4 8 और 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 4 4 के बाद रिपीट हो रहा है क्या। इसी प्रकार इधर भी देखोगे तो कितना हो रहा है, यहां तक ये कितना है आपके पास, 3 9 7 और 1, 3 9 7 1 आएगा, ऐसे अनंत तक चलता जाएगा। मतलब 4 की 4 वापस 4 4 पे पेयर पर
घात वापस रिपीट हो रही, आखिरी इकाई अंक रिपीट हो रहा कि नहीं हो रहा। इसी प्रकार आप 4 का भी देखोगे तो यही रिपीट होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्या निकाल लिया हमने, 4 घात समान कर ली। देखो 2 की घात 9, ठीक है। अब देखोगे आप यहाँ पर 2 की घात 9 तो कितना आएगा, 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 4 प्लस क्या बचेगा, 2 की घात 1। अब देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, आपके पास बचा कितना, 2 की घात 1। यानी 4 के बाद घात रिपीट हो रही है, इसीलिए हम लोग किसका भाग देते, घात में 4 का भाग देते। इकाई अंक रिपीट हो रहा ना, तो इसीलिए हम लोग वहां पर 4 का भाग दे रहे थे। आया समझ में। आगे बढ़े, फिर क्लास ही खत्म करना पड़ेगी आज, है ना। एक और चीज बता देता हूं, हाँ तो ये नोट कर लो। टाइम हो गया क्या मेरा, 4 मिनट ज्यादा हो गई। कभी कभी दो संख्याओं में भी रिपीट होता है। जैसे 4 वाला करोगे ना तो 2 संख्या के बाद रिपीट होगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 की घात 3 रखोगे तो 64 आएगा, आएगा ना। और 4 की घात कितनी रखोगे, क्या रखा था हमने, 4 की घात 3 रखी तो 64 आया। 4 की घात 4 रखोगे तो कितना आएगा, 256 आएगा, ठीक है। तो देखो शुरुआत में 4 आया था, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, यानी ये भी 4 के बाद ही रिपीट होगा। 2 तो बन रहे हैं लेकिन 4 के बाद ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग घात में किसका भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। ये विभाज्यता के नियम में हम पढ़ेंगे, अभी इसी टॉपिक का हिस्सा है, ठीक है। सर थोड़ा सा टॉपिक बचा है हल्का सा, क्योंकि अभी तो शेषफल बच रहा था। यदि शेषफल नहीं बचा तो क्या होगा, है ना। अभी तक शेषफल हम लोग बचा रहे थे, यदि शेषफल नहीं बचता तो क्या होगा, उसको भी हम लोग देख लेते। चलो करें। एक दे देता हूं, 126 की घात कितनी है, 120। इसका इकाई अंक क्या आएगा, है? हाँ बघेल साहब, हाँ मैं यही क्लास में हूँ। मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक। चलो देखते हैं आपको, है ना क्या करना है। तो आपको 4 का एक नियम भी होता है, 4 का नियम हम पढ़ेंगे। तो आखिरी की 2 संख्याओं को देखा जाता है। किसको देखा जाता है, आखिरी की 2 संख्याओं में। यदि आखिरी की 2 संख्याओं में 4 का भाग चले जाए तो पूरी संख्या में चले जाएगा, ऐसा माना जाता है। 4 पंजे 20। अब देखो इसमें भी देख लो, 4 3 12 और 0 बचा, तो खत्म हो रहा। यानी हमको भाग किस में देना है, आखिरी में। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 4 की घात 20 से मतलब होना चाहिए कि नहीं हमको। भाई इससे क्या मतलब है, हमको तो आखिरी के अंक देखना है, आखिरी वाली संख्या में भाग जाना चाहिए। इकाई अंक पूछा है तो क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 4 का। कितने का, 4 का। तो कितने बार गया, 5 बार गया। लेकिन शेषफल कुछ भी नहीं बचा, शेषफल कुछ भी नहीं बचा, यानी घात कितनी होगी, 0 होगी। 0 नहीं मानना, क्या मानना है। तो ये कहां पर खत्म हो रहा है, जो 4 के पेयर बन रहे ना, तो ये आखिरी वाले पे समाप्त हो रहा है, ऐसा माना जाता है। यानी 6 की घात कितनी मानोगे आप, 4 मानोगे। कितनी मानोगे, 4 मानोगे। तो ये देखोगे
6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6, तो कितना हो जाएगा? 6 6 6 36, 6 ही आएगा क्या? तो इस पर एक और नियम बनता है, एक की घात कुछ भी हो, एक की घात कुछ भी हो, यानी 1 रख दी, 2 रख दी, 3 रख दी, ठीक इसी प्रकार आप 5 की घात कुछ भी हो, इसी प्रकार 6 की घात कुछ भी रख दी आपने और 0 की घात कुछ भी रख दी आपने। तो देखो यदि हम मैं यहाँ पर देखता हूँ 2 घात लिखता हूँ, 1 की घात कितनी? 2 लिखूं मैं, आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसका भी आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। इसका आंसर 6 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा ये भी देख लो। 1 की घात कितनी मानी मैंने? 2 मानी, 1 गुणित 1 करूंगा, 1 एकाम 1 आएगा। इसकी भी मैंने कितनी मान ली? 2 मान ली। कितनी मान ली? 2 मान ली। 5 की घात 2 मानी, तो 5 गुणित 5 लिखेंगे क्या? 5 चंग 25, इकाई अंक कितना आएगा? 5। इसी प्रकार 6 की घात आपकी इच्छा हो कि 3 रखना है, कितनी मानना है? 3 मानना है। 6 गुणित 6 गुणित 6 यानी 6 6 36, फिर 6 निकला, 6 6 36, कितना आंसर आ रहा है? 6 आ रहा कि नहीं? इसी प्रकार 0 की घात 4 रख लो, 5 रख लो, 0 गुणित 0, जो 0 से टकराएगा पहले ही 0 है, तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये नियम भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी भी 1 5 6 कुछ भी घात दी गई हो, यदि उसका इकाई अंक पूछा तो हमेशा वही आता है, ठीक है। और ये आपका, और कभी आपका जो घात में भाग देते हैं और पूरा पूरा भाग चले जाएगा तो घात कितनी मानोगे? 4 मानोगे, ठीक है। एक इस पर आधारित प्रश्न दे दूं, फिर क्लास को खत्म करता हूं। चलो, दो 256 की घात 136, इसका इकाई अंक क्या आएगा? एक ही आएगा। हाँ चलो, इसमें भाग देख लो, कितना देख लो, भाग दे दो आखिरी वाली संख्या। वैसे तो 6 आएगा, तो आपको पहली बार 4 का भाग जा रहा कि नहीं? 4 पूरा पूरा जा रहा है, यानी 6 की घात कितनी बच रही है हमारे पास? 0 बच रही। क्या 0 बच रही है? लेकिन मानना कितना हमको? 4 मानना है। और 6 की घात कुछ भी, आंसर कितना आता है? 6 ही आता है। आया समझ में? इसी प्रकार मैंने यहाँ लिख दिया 255, इसका कितना आएगा? फिर खत्म कर देते हैं, 5 ही आएगा। 5 की घात कुछ भी हो 5 आता, 1 लिख देता 1 ही आता, 0 लिख देता 0 ही आता, लेकिन 3 लिख देता तो क्या आता है? क्यों? 253 की घात आपके पास 136 है, इसका इकाई अंक क्या होगा? 6। चलो, तो आपको किस इकाई अंक मतलब आखिरी वाला, और इसकी घात कितनी होना चाहिए? 36। पूरा पूरा पहाड़ा चल रहा है क्या? 4 का भाग पूरी पूरे जा रहा है ना, तो यानी 3 की घात कितना हो जाएगा? 4। 3 को 4 बार लिख लो, इतनी बार तो लिख सकते हो, ठीक। 3 त्रिया 9, 9 3 27, 27 3 51 होता है, और 51 में आपका कितना हो जाएगा? 1 आएगा। आया समझ में? खत्म करें क्लास को। चलो, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। कल आपको पूरे क्वेश्चन टाइप होके मिलेंगे, ठीक है। तो इकाई अंक समझ में आया? आगे के भी कुछ प्रश्न बचे हैं बहुत सारे, उसको हम समाप्त करेंगे, ठीक है। तब तक बढ़िया पढ़ो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो।